Hello everyone, here is a free subscribe and bell notification animation. नमस्ते। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पूरी टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। स्वदेशी आत्मनिर्भर क्षेत्र में पुष्प में हमें जिन महोदया का मार्गदर्शन मिलने आप हैं माननीय डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा जी और सहायक आचार्य हैं रामलाल आनंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में। सह लेखिका दिल्ली दंगे 2020 ऐसे करके अनकहानी कहानी पुस्तक, आपने एक पुस्तक लिखा है जो अभी बहुत फेमस हुआ है इंडिया लेवल और इंडिया से बाहर भी बहुत चर्चित विषय है आपके जो पुस्तक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन मेमोरियल राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिला है 2016 में। और भी आपके कई सारे ख्याति हैं। आप उड़ान में कार्यरत हैं, उड़ान में आप दिल्ली प्रांत में दायित्व है आपका और बहुत सामाजिक कार्यों में गतिविधि रहती है आपकी। और आपका जो पुस्तक है, खास करके ये पुस्तक रियली में आपको एक अच्छे नाम तक लेके चली गई हैं। और आज का जो विषय है रियली में बहुत अच्छा विषय है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भारतीय आत्मनिर्भरता। तो पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन है। और खुशी की बात यह है कि हमारे खुशी की बात यह है कि डॉक्टर प्रभात गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन है प्रभात जी, पूरी टीम की ओर से। डॉक्टर प्रभात जी, आप सत्यवती साइंस में प्राध्यापक हैं और काफी सामाजिक कार्यों में एक प्रकार का संगठन के में दायित्व है आपका। तो आपका इस कार्यक्रम में आज हम लोगों के साथ जुड़े हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपका स्वागत, अभिनंदन आज पूरे कार्यक्रम में। और श्रीमती प्रेरणा मल्होत्रा जी को आज के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद मनीष जी, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए। डॉक्टर प्रभात, आपका भी धन्यवाद। एक आपने मेरा परिचय देते हुए एक बात कही जो आजकल चर्चा में है, हमारी पुस्तक दिल्ली दंगे 2020 अनकही कहानी। अब ये चर्चा में है और इसी के साथ ही जुड़ा हुआ ये विषय है जो आज हम बात कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये पूरा विषय उससे जुड़ा हुआ है। मैं पहले इस किताब की थोड़ी सी बात करना चाहूंगी और बाकी फिर उस मुद्दे पर आऊंगी कि क्यों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक कुछ लोगों के लिए मतलब एक सिलेक्टिव मुद्दा है। कभी इस पर चुप्पी और कभी इस पर शोर मचाना वो क्यों करते हैं, और भारत इस दिशा में क्या कर सकता है कि हमारी एक अपनी भारतीय आवाज बने, एक भारतीय विमर्श खड़ा हो। तो ये सारे विषय आज रहने वाले हैं। मैं किताब की बात करूं तो दिल्ली दंगों पर हमने एक किताब लिखी। इसको छपवाने के लिए हम एक मशहूर जो प्रकाशक है ब्लूम्सबरी, उसके पास गए, उनको अपनी स्क्रिप्ट दिखाई। उन्होंने हमारी स्क्रिप्ट को पसंद किया। उन्होंने एडिटोरियल टीम से इसकी वेटिंग कराई, लीगल टीम से इसको जांच करवाई। उन्होंने हमें कुछ सुझाव दिए कि आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में ये सुझाव आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर लें। वो हमने सब कुछ किया। उसके बाद पब्लिशर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हमारे साथ और किताब छप गई। उसकी कुछ कॉपियां हमारे घर में भेज दी गई और 22 अगस्त को हमने इसका एक प्री लॉन्च कार्यक्रम रखा जिसमें कुछ मेहमानों को बुलाया गया। सारी जो कंट्रोवर्सी शुरू होती है वो 21 तारीख को शुरू हो जाती है, जब हमने 22 तारीख के लॉन्च कार्यक्रम का पोस्टर सोशल मीडिया में शेयर किया। उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, किताब ठीक से छप गई थी। मैं बता रही हूं कि छप गई थी। ये आप देखिए मेरे हाथ में उसकी कॉपियां हैं जो पब्लिशर ने हमारे पास भिजवा दी थी। अब 21 तारीख को सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर कुछ लोग शोर मचाते हैं कि ये किताब कैसे आ गई। वो ब्लूम्सबरी इंडिया को गुहार लगाते हैं कि आपने ये किताब कैसे छाप दी। ये तो जो ऑथर हैं
ये तो ट्रैश लिखते हैं, नए ऑथर हैं, ये बायस्ड हैं, क्या क्या बताऊं मैं हमारे बारे में क्या लिखा गया। हमारे काम को इतना मतलब बुरा बताया गया, अपने आप से ही किताब के बारे में कहना शुरू हो गए, भला बुरा कहना। किताब बाजार में आई नहीं, किसी के हाथ में लगी नहीं, किसी ने पन्ना खोल के पढ़ा नहीं, और किताब बुरी हो गई। क्यों बुरी हो गई? क्या उसके ऊपर जो नाम थे मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर, प्रेरणा मल्होत्रा, क्या वो नाम पसंद नहीं थे? या जो गेस्ट बुलाए गए थे लॉन्च कार्यक्रम में, वो गेस्ट पसंद नहीं आए, उनके नाम पसंद नहीं आए? जहां तक किताब की बात है, उसके पूरे कंटेंट की, जो कुछ उसमें लिखा गया था, उसकी पूरे की वेटिंग प्रकाशक ने खुद कर ली थी। प्रकाशक का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के दौरान सब कुछ हमारे बीच में ईमेल का एक्सचेंज हो रहा था, व्हाट्सएप पर बात हो रही थी, कॉल हो रहा था, और हम 3-4 महीने से पब्लिशर के साथ, प्रकाशक और जो लेखकों का रिश्ता होता है वैसा रिश्ता था, सब कुछ सही चल रहा था। अब अचानक से 21 अगस्त की बात मैं बता रही हूं, जब ब्लूम्सबरी इंडिया ने एक ट्विटर पर स्टेटमेंट निकाला कि जो कुछ इस किताब में लिखा गया है उससे हम पूरी तरह से सहमत हैं, हम किताब छाप रहे हैं, लेकिन जो ये लॉन्च कार्यक्रम है जिया ने ऑर्गेनाइज किया है उससे हम सहमत नहीं है, क्योंकि उसकी जानकारी हमें नहीं थी। अब पहला झूठ देखिए, क्योंकि हमने उससे एक दिन पहले ही ब्लूम्सबरी के साथ अपना वो पोस्टर शेयर कर दिया था जिसमें पूरे गेस्ट की लिस्ट और सब कुछ था, वही पोस्टर जो हमने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। और ब्लूम्सबरी ने हमें कहा कि बहुत अच्छा है, आप ये करिए, लेकिन हम इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारी एक और मीटिंग है। कोई बात नहीं, नहीं शामिल हो सकते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि उन्हें जो हम गेस्ट बुला रहे हैं उसमें किसी भी नाम पर उन्हें ऐतराज है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो पहला झूठ ब्लूम्सबरी का वो जो उभर कर सामने आया वो ये कि वो कुछ लोगों के दबाव में आ गया। अब एक प्रकाशक, आप सोचिए कि एक प्रकाशक का काम होता है सत्य को बाहर लाना, उसको अपनी जो उसकी प्रक्रिया है उस पर विश्वास होना चाहिए था और कंटेंट पर विश्वास होना चाहिए था, जो उसने पिछले 3-4 महीनों से जताया भी था। अब उस पर प्रेशर और बढ़ा, और प्रेशर बढ़ता है सोशल मीडिया पर। ये जो है सबा नकवी, ये लिखती हैं, एक जर्नलिस्ट है, ये लिखती है कि ये ऑथर्स तो ट्रैश लिख रहे हैं और उनको एक ब्लूम्सबरी जैसा बढ़िया एलीट लोगो ये अपने नाम के साथ चिपकाना चाहते हैं। अब एक और इसी तरह की बुद्धिजीवी वो लिखती हैं कि ब्लूम्सबरी तुम क्या कर रहे हो, तुम इन लोगों की किताब छाप रहे हो। उधर से अफगानिस्तान में बैठे हुए अफगान अमेरिकन आतिश तसीर वो लिखते हैं कि ये क्या हो रहा है ब्लूम्सबरी, आप किसकी किताब छाप रहे हैं, ये बाइगॉटरी है, ये है, वो है। दुनिया भर की बातें लिखी गई। और उधर स्कॉटलैंड में बैठे हुए स्कॉटलैंड के वो महाशय विलियम डरलिम्पल, वो भारत में वीजा पर कितने सालों से रहते हैं, वो लिखते हैं कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये किताब नहीं आनी चाहिए। और यही हुआ। 22 तारीख को हमारा लॉन्च कार्यक्रम था, वेब लॉन्च था, 4 बजे का समय था 22 अगस्त को। हम जैसे ही उसमें एंटर होने वाले थे, कुछ मिनट पहले ब्लूम्सबरी ने हमें कॉल किया और बताया कि वो इस किताब से विथड्रॉ कर रहे हैं।
हमने ये सपने में नहीं सोचा था कि इस तरह का कुछ हो जाएगा। हम तो अपनी किताब के लॉन्च कार्यक्रम में जा रहे थे, उसमें सारे गेस्ट आए हुए थे जिनको हमने बुलाया हुआ था, उन्होंने ज्वाइन कर रखा था। हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया, ये किताब तो आपकी अपनी, आप इसको प्रकाशित कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक से आप अपने हाथ खींच रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि ये ब्लूम्सबरी यूके से ऐसा निर्णय लिया गया है कि ब्लूम्सबरी इंडिया इस किताब को नहीं छापेगा। क्या यूके में बैठे हुए लोग ये तय करेंगे कि भारत में क्या छपेगा और क्या नहीं छपेगा? क्या वो तय करेंगे कि भारत के लोग, भारत के पाठक क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे? लेकिन ये हुआ। हम बात करते हैं कॉलोनियलिज्म की। आज भी वो गोरे अंग्रेज हमारे लिए तय कर रहे हैं कि हमारे देश में क्या छपना चाहिए। और वही विलियम डरलिम्पर जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में को ऑर्गेनाइज करने में उनका योगदान रहता है, और वो ये तय करते हैं कि लिटरेचर फेस्टिवल में किस व्यक्ति को बुलाया जाएगा और किसको नहीं बुलाया जाएगा, किस व्यक्ति को मुख्य मंच दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा। एक बहुत ही एक विवाद हुआ था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर, जिसमें एक बहुत ही बड़ी कला की साधिका है हमारे देश की, पद्म विभूषण है डॉक्टर सोनल मान से, उनको लेकर हुआ विवाद ये कि उनको मुख्य मंच नहीं दिया गया। तो ये लोग बाहर में बैठे हुए ये लोग तय करते हैं कि कौन मुख्य मंच से बात करेगा और कौन बुलाया जाएगा, कौन नहीं बुलाया जाएगा। मैं एक और बात आपको वाकया बताऊं तो वो ये 2015 का बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल 2012 में शुरू हुआ था, और विक्रम संपत नाम के एक लेखक हैं, वो इसमें मेन ऑर्गेनाइजर रहते हैं। और इसी तरह की एक लॉबी ने, उन्होंने इस लिटरेचर फेस्टिवल से कहा कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। कारण क्या था? 2015 में वो उस लिटरेचर फेस्टिवल से क्यों पीछे हटे थे? क्योंकि विक्रम संपत ने ये कहा था कि मैं अवार्ड वापसी नहीं करूंगा, मुझे जो साहित्य अकादमी ने अवार्ड दिया हुआ है मैं उसको वापस नहीं करने वाला, क्योंकि ये अवार्ड मुझे किसी सरकार ने नहीं दिया, ये मेरे काम की वजह से भारत की जनता ने मुझे दिया है और मैं इसको अपने पास रखूंगा, मैं अपना अवार्ड वापस नहीं करूंगा। दूसरी बात क्या हुई थी? टीपू सुल्तान को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था, और उस वक्त पर कुछ जो इस देश के इतिहासविद हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो इतिहास है इस देश का गलत पढ़ाया जा रहा है, इसको रिव्यू करने की जरूरत है। और तब विक्रम संपत ने उनके साथ उस पिटीशन पर साइन किए थे कि हाँ बिल्कुल जरूरत है, और हम इस बात पर पूरा हम इसको मानकर चलते हैं कि भारत के इतिहास को रिव्यू करने की जरूरत है। अब टीपू सुल्तान के बारे में वो ऐसा कहने की अथॉरिटी रखते हैं क्योंकि विक्रम संपत ने 15 साल तक मैसूर के इतिहास पर अध्ययन किया है, और वो अपने अध्ययन के आधार पर कह सकते हैं कि कौन सी बात गलत है और कौन सी बात सही है। लेकिन जो ये एक लॉबी थी, इस लॉबी को ये पसंद नहीं था कि उनके विरुद्ध जाकर कोई बात कही जाए। एक माफिया है पब्लिकेशन का, लिटरेचर फेस्टिवल का माफिया है, बुद्धिजीवियों का माफिया है, वो यूनिवर्सिटीज में काम करता है, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में काम करता है, कौन से प्रोजेक्ट किसको मिलेंगे वो सारा कुछ तय करता है। ये माफिया तय करते हैं कि किसकी किताबें छपेंगी, कौन बुद्धिजीवी कहलाएगा। ये तय करेंगे कि जो एक ऑथर एक अलग बात कह रहा है वो सही बात हो सकती है, ये नहीं मानने वाले।
ये अपने आप को लिबरल घोषित करने वाले लोग सबसे बड़े फासिस्ट हैं, ना केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में। जहां पर भी ये लेफ्ट लिबरल लॉबी काम करती है, ये लिबरल नहीं फासिस्ट है। और आज के इस पूरे परिप्रेक्ष्य के अंदर हमें देखने की जरूरत है कि लिबरल की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, इसको भी देखे जाने की जरूरत है। क्योंकि जो वेस्ट के मॉडल, जो इंपोर्टेड आइडियोलॉजी, विचारधारा, उसको लेकर यहां काम कर रहे हैं, वो भारत की मिट्टी से मेल नहीं खाता है। तो ये कितने सारे, मैं आपको और उदाहरण दूं, इस तरह की लॉबी कैसे काम करती रही है। मैं थोड़ा सा देख रही थी कि किस किस तरह की किताबें इन लोगों ने पहले भी बैन करवाई है, पल्प करवाई है। मैं बताऊं आपको, तो ये किताब सलमान रश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस 1982 में आई, 1988 में आई थी, सॉरी। अंडरस्टैंडिंग इस्लाम थ्रू हदीस, राम स्वरूप जी की किताब 1982 में आई थी। एन एरिया ऑफ डार्कनेस बाय B.S. नायपॉल, रंगीला रसूल बाय पंडित चामुपति। तो ये सारी किताबें एक खास लॉबी बैन करवाती रही है, उनको बाजार में आने से रोकती रही है। और मजे की बात देखिए, उस वक्त की सरकारें इनका साथ देती रही। तो एक आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है कि जो ये कहे वो सही, जिसको ना छपने दे वो इनका अधिकार, और जिसको ये घोषित करें कि वो बुद्धिजीवी, वो ही बुद्धिजीवी, वो ही प्रोफेसर बनेगा, वो ही रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को हेड करेगा। तो इस सारे के पीछे एक इतिहास है। और एक और अगर इसमें मैं वाकया जोड़ दूं तो वो आता है अवार्ड वापसी का। हमने 2015, वैसे आपने भी ये महसूस किया होगा कि 2014 से, जब से ये मौजूदा सरकार सेंटर में आई है और 2019 में और बड़े बहुमत से आई है, तब से ये इस तरह की बहस कुछ ज्यादा ही चल पड़ी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। किसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की ये बात करते हैं, किसकी अभिव्यक्ति की आजादी। अफजल गुरु के लिए ये कुछ कहें, उसको ये शहीद बताएं, उसकी ये बरसी मनाएं, उसकी आजादी। टेररिस्ट के लिए, कन्विक्टेड माओइस्ट के लिए, उनके लिए तो अभिव्यक्ति की आजादी। पर जब कोई लेखक अपनी किताब लिखे तो उसको कोई आजादी नहीं। हमें अपनी किताब छापने की कोई आजादी नहीं। ये लोग जो ढोंग रचते हैं, इसकी सच्चाई देखिए आप। 2015 में बिल्कुल इलेक्शन से पहले ये एक नाटक शुरू करते हैं, अवार्ड वापसी का नाटक शुरू करते हैं। बहुतों ने अवार्ड वापस कर दिए क्योंकि इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, ये कहकर वो अपने अवार्ड वापस कर रहे थे। लेकिन मैं आप सबके सामने इस बात को रखना चाहती हूं कि जाकर रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, कितने लोगों ने अवार्ड सचमुच में वापस किए। सिर्फ और सिर्फ नयनतारा सहगल ने अपना अवार्ड वापस किया, बाकी सब ने अपनी अवार्ड वापसी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर की, और पैसे तो किसी ने नहीं लौटाए। तो ये है इनका दोगलापन, इन लोगों का, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लंबरदार बनते हैं, जो कहते हैं कि हर एक को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, डिसेंट, जो ऑल्टरनेट नैरेटिव की बात करते हैं। बातें दूसरी, और जब अपने पे आती है तो क्या करना। तस्लीमा नसरीन की किताब को बैन करवाना,
सलमान रश्दी की किताब को बैन करवाना, राम स्वरूप जी की किताब को बैन करवाना, दिल्ली दंगों की किताब को बैन करवाना। अरे पढ़ लिया होता इसे, इसमें लिखा क्या है, तब इस पर चर्चा करते। हमें कहते कि आपने ये बात गलत लिखी है, ये बात तार्किक रूप से सही नहीं है, ये बात तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, तो हम आपकी बात मानते। आप हमारे कार्यक्रम में आते, हमने तो एक ओपन लिंक उसका शेयर किया था, आप हमें बताते कि हमारे काम में कहाँ खराबी है। और हमने तो अपनी रिपोर्ट जो दिल्ली दंगों पर बनाई थी, उसको हमने जो MOS जी कृष्ण रेड्डी को सौंपा था, होम मिनिस्टर को, और साथ में हमने सोशल मीडिया पे शेयर किया था। 3-4 महीने तक ये किताब सोशल मीडिया पर थी, सॉरी किताब नहीं, हमारी रिपोर्ट, जिसके आधार पर बाद में हमने अपनी किताब लिखी। तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके अंदर जो एक एक शब्द लिखा गया था वो सच था, वो ग्राउंड से लिया गया था। जो एक झूठ का विमर्श खड़ा किया गया था कि दिल्ली दंगे किसी एक भाषण की वजह से हो गए, उसके बाद शुरू हो गए, कपिल मिश्रा की वजह से शुरू हो गए। हमने उस सारे विमर्श को तार तार किया था तथ्यों के आधार पर। हमने बताया था कि 15 दिसंबर 2019 से लेकर और 23 फरवरी 2020 तक एक साजिश थी, उसके कई चरण थे, और उन चरणों के अंदर ये दंगे जो हैं उसमें एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत अर्बन नक्सल और जिहादी गठजोड़ की वजह से हुए थे। 23 तारीख को 3:15 पर जब कपिल मिश्रा आए थे, उसके बाद वो टनोटन एसिड के पाउच इकट्ठे नहीं हुए थे। वो जो वेल्डिंग कर रखे थे आपने गुलेल और वो सब, वो उसके बाद नहीं लगे थे। हम वहां नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में गए और हमने देखा कि एक राजधानी स्कूल है फैजल का, और साथ में स्कूल है DRP स्कूल। तो वो लोग DRP स्कूल के लोग, वो एक हिंदू का स्कूल है, शर्मा जी का है, उन्होंने हमें बताया कि बगल का स्कूल जो राजधानी स्कूल है उसमें मुस्लिम माँ बाप बच्चों के, वो अपने बच्चों को 11 से 12 बजे के बीच में 23 तारीख को स्कूल से छुट्टी करा कर ले गए थे। और पूरे इलाके में सब मुस्लिम लोगों को पता था कि बलवा होने वाला है। एक लड़का जो कोचिंग सेंटर में गया, वो अपने बैग के अंदर पत्थर ईंटें भर कर ले गया था। तो बहुत से सत्य के रूप हमें ग्राउंड पर दिखाई दिए और उन सारे रूपों को हमने पेश किया। हमने सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि 15 दिसंबर 2019 से लेकर जो धरना प्रदर्शन हो रहे थे उनमें कितनी बार हिंसा हुई, कितनी बार FIR दर्ज हुई हिंसा को लेकर, कितनी बार दंगों की स्थिति बनी। तो ये कहना, जो ये नैरेटिव बना रहे थे कि जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहे थे वो शांतिपूर्ण थे, बिल्कुल नहीं। तो ये जो सारे नैरेटिव बन रहे थे, इसको हमने तोड़ने की कोशिश की और हमें बता दिया गया कि आपकी किताब नहीं छप सकती, क्योंकि हमारा विमर्श उनके विमर्श से मेल नहीं खाता, उनके प्रोपेगेंडा से मेल नहीं खाता। अरे आप तो कहते थे ना खुद ही कि किसी को अगर किताब को काउंटर करना है तो एक किताब लिख दीजिए, तो आप भी एक किताब लिख के काउंटर करते ना, बिना पढ़े उसको बैन करवा देना क्योंकि उस पर हमारे नाम लिखे हुए थे इसलिए। तो ये कब तक चलता रहेगा? ये इस तरह का माफिया कब तक ये काम करता रहेगा? कब तक? आज नया भारत है, नए भारत में भी क्या वो गोरे अंग्रेज या उनके नुमाइंदे बने बैठे ये भूरे अंग्रेज, उनके लिए चौकीदारी कर रहे ये लोग, ये तय करते रहेंगे? आज भारत, आप देखिए कि दुनिया के पटल पर हमारी एक ब्रांड इमेज बनी है। बहुत वर्षों के बाद लोग हमारी बात कर रहे हैं, हमारी सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, हमारी पुरानी सभ्यता की, संस्कृति की बात कर रहे हैं। योगा को
जो योग है भारत का, उसको अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज यूएन में योग दिवस मनाया जा रहा है। तो ये बहुत सी बातें हैं जो कुछ लोगों को नागवार गुजरेंगी, बहुतों को पसंद नहीं आएगा कि भारत दुनिया के नक्शे पर उभरे, भारत फिर से एक विश्व गुरु बनने की स्थिति में आए। तो ये हर तरह से कोशिश करेंगे। और उनके नुमाइंदे यहां बैठे हैं ना, वो एक्टिविस्ट के रूप में बैठे हैं, वो इंटेलेक्चुअल के रूप में बैठे हैं, वो राइटर के रूप में बैठे हैं, वो पब्लिशिंग माफिया के रूप में बैठे हैं, वो सड़कों पर प्रदर्शन करने वालों के रूप में बैठे हैं, जो उनकी जो बाहर जो लोग हैं, जिनको भारत की सुप्रसिद्धि से विश्व गुरु बनने से तकलीफ है, उनके लिए काम करने वाले ये लोग, उनके नाम पर उनके पैसे से एनजीओ चलाने वाले ये लोग, ये कब तक तय करते रहेंगे कि भारत के अंदर किस तरह का विमर्श बनेगा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके लिए होगी और किसके लिए नहीं होगी। और ये जो खुद को लिबरल कहने वाले, जो लिबरल अपने आप में एक शब्द गाली बनकर रह गया, क्योंकि इनसे बड़ा फासिस्ट कोई नहीं। मैंने यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ये खुद महसूस किया है कि अगर ये आपकी बात से सहमत नहीं है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देंगे। किसी की किताब पसंद नहीं है तो किताब को छपने नहीं देंगे। इसी तरह से पहले विश्वविद्यालयों के अंदर करते आए हैं कि ये फला का जो है लेक्चर नहीं होगा। यही वो लोग थे जो जेएनयू के अंदर बाबा रामदेव को नहीं आने देंगे, या और कई यूनिवर्सिटीज के अंदर इवन राज्यपाल तक को किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और किस तरह से उनका विरोध हुआ। जेएनयू के अंदर हमारे एक मित्र हैं सुदीप्तो सेन जी, उन्होंने लव जिहाद पर लेकर एक फिल्म बनाई थी और उनका क्या हश्र किया इन लोगों ने, वो हम जानते हैं। तो जानबूझकर जो लोग हमारे में से जो लोग एक राष्ट्रवाद की आवाज रखते हैं, उस आवाज को दबाने की हर कोशिश की जाती है। लेकिन कब तक दबेंगे हम लोग? कब तक? अपना भारतीय इकोसिस्टम हमें पूरा खड़ा करना होगा। बौद्धिक मंच को हमें अच्छी तरह से कब्जाना होगा। बौद्धिक पटल पर हमें अपना सिक्का जमा कर रखना पड़ेगा, तभी हम इस सभ्यता की बात कर पाएंगे, तभी हम सत्य की बात कर पाएंगे। वरना हमारे बच्चों को विश्वविद्यालयों के अंदर या बाहर एक पाठक के तौर पर उनको प्रोपेगेंडा ही परोसा जाता रहेगा और उनको एक जबरदस्ती का नैरेटिव, एक विमर्श उनके दिमाग में वही भरा जाएगा। अब इन लोगों की देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। दिल्ली दंगे के अंदर 53 लोगों की जान गई, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। लेकिन इस दंगे की योजना बनाने वाले लोग और उसको इंटेलेक्चुअल कवर देने वाले ये लोग, बौद्धिक जामा पहनाने वाले ये लोग क्या करते हैं, किस तरह का नैरेटिव खड़ा करते हैं कि पुलिस अगर सफूरा जरगर को पकड़ती है तो ये क्या कहते हैं कि मुस्लिम वुमन, प्रेग्नेंट, बेचारी के साथ अत्याचार, ह्यूमन राइट्स का इशू। जब बुरहान वानी एक टेररिस्ट, उसकी बात होती है हेडमास्टर सन। इसी तरह से अफजल गुरु, उनकी पत्नी का वो सारी कहानी, सफूरा जरगर बेचारी रात को उसके घर में बैठी थी, ये हो गया वो हो गया। किसके लिए इनके मन में दया उपजती रहती है? और हम लोग जो सत्य की बात कहना चाह रहे थे, वो बिल्कुल इनकी आंखों की किरकिरी बने रहती। लेकिन क्या इनके डर से हम लोग बोलना छोड़ दें? इनके डर से क्या हम लिखना छोड़ दें? इनके डर से सत्य को सामने ना आने दें? ये हो नहीं सकता। और मैं आपको ये बता दूं कि सत्य तो सामने आएगा, आकर रहेगा, वो चाहे दिल्ली दंगों का हो, चाहे वो कोई और हो।
अभी जो हाल फिलहाल में हम रोज समाचार पत्रों में देख रहे हैं, टीवी चैनल पे देख रहे हैं, कंगना रनौत के साथ जो हो रहा है, सत्य बोलने की कीमत उन्हें जो चुकानी पड़ रही है, तो वो हर सत्यवादी को हर युग में चुकानी पड़ती है। वो दिल्ली दंगों की लेखिकाओं को भी चुकानी पड़ी, और वो चाहे वो कंगना रनौत हो या कोई भी हो जो सत्य बोलेगा, उसको चुकानी पड़ेगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि वक्त बदल गया है, ये नया भारत है, इसमें परिवर्तन आया है, पर फिर भी सचेत रहने की जरूरत है। आज भी अगर आप देखें तो ये माफिया सफल हो जाता है एक नैरेटिव खड़ा करने में कि दिल्ली दंगे और उसमें कपिल मिश्रा को विलन बनाने में, जबकि उसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं। ये लोग बंगलोर के दंगे होते हैं तो एक नवीन कुमार को उसका कारण बनाने में सफल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं कंगना रनौत का ऑफिस तोड़वाने में, सफल हो जाते हैं दिल्ली दंगों की किताब रुकवाने में। ये बात चिंता की बात है। तो इसके लिए हमें इसकी जड़ में जाना पड़ेगा कि ये मीडिया हाउसेस का कंट्रोल किनके पास है। आप देखिए, इसको खुद सर्च करिए कि इस देश के मीडिया हाउसेस को कौन कॉरपोरेट, कौन बाहर के लोग चला रहे हैं। आप जिस सोशल मीडिया को अपनी ताकत समझते हैं, बिल्कुल हमारी ताकत है, यही सोशल मीडिया की ताकत है जिसकी वजह से हम भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया में अपनी बात ना कह पाए, लेकिन यहां हम अपने आप में एक हमारी फेसबुक पोस्ट हो, हमारा एक ट्वीट हो, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है और हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, उसको तुरंत छपवा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने आज कुछ ये नोट किया। मैंने कहा कि देखूं कि ये सारे जो सोशल मीडिया के मुख्य प्लेटफॉर्म है, उनका कंट्रोल किनके हाथों में है। तो आपको मैं बता देती हूं, फेसबुक का कंट्रोल होता है अमेरिका से, ट्विटर का कंट्रोल होता है सैन फ्रांसिस्को यूएस से, लिंक्डइन का कंट्रोल है यूएस में, इंस्टाग्राम का कंट्रोल है यूएस में, स्नैपचैट का कंट्रोल है लॉस एंजलिस में यूएस में, पिंटरेस्ट का कंट्रोल है सैन फ्रांसिस्को यूएस में, रेडिट का कंट्रोल है सैन फ्रांसिस्को यूएस में। तो ये मीडिया हाउसेस, सोशल मीडिया की मैं बात कर रही हूं, इनसे क्या आप अनबायस्ड होने की उम्मीद कर सकते हैं? क्या इन्हें जो भारत के प्रधानमंत्री वो भगवा वस्त्र पहनकर और मानसरोवर पर जाते हैं या केदारनाथ में जाते हैं और उस तरह की अपनी एक इमेज दुनिया के सामने उनकी जाती है, तो उसको देखकर ये खुश होने वाले लोग हैं क्या? आप इस चीज को देख लीजिएगा कि अगर नेशनलिस्ट लोग अपनी पोस्ट डालेंगे तो उसको किस तरह से हटा दिया जाता है, और लेफ्ट का प्रोपेगेंडा यहां पर काम कर रहा है, क्योंकि उसी फैक्ट्री से निकले हुए इनमें लोग काम कर रहे हैं। ऊपर के उस पर देखे तो आप फेसबुक का उठाकर देख लीजिए कि उसके जो ऊपर के लोग हैं वो एक उनमें से हैं जो अधिकारी हैं ऊपर के, निर्णय लेने की स्थिति में वो रहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, कोई जो हैं इसी तरह की लेफ्ट सोच रखते हैं, इसी तरह के लोग। तो ये सारे पर सोचने की जरूरत है। हम जिन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, मैंने मीडिया हाउसेस की बात की, तो मीडिया हाउस में कितनी भारतीयता बची है। भारतीयता के नाम पर ये लोग हमें शर्मसार करते आ रहे हैं। 2019 के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार हुआ, हम दुनिया की टॉप की 5 अर्थव्यवस्थाओं में पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए मीडिया में लोग किस तरह का गाना गाएंगे कि वो बीबीसी को पसंद आए, वो दूसरों को पसंद आए, वो छोटा मोटा यहाँ से जो 10 नंबर पेज पे खबर आनी चाहिए वो हमारे यहाँ पर टॉप पर लगाएंगे। किस बात को
कितनी प्राथमिकता के साथ रखना है, किस विमर्श को आगे बढ़ाना है, ये पैसा बाहर से जो आ रहा है वो तय करता है आज भी। जबकि केंद्र के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार है, तब भी ये सब हो रहा है। तो ये मीडिया का जो बायस है, आप देख लीजिए पिछले दिनों में राजदीप सरदेसाई किस तरह से एक पूरा उन्होंने नकली नाटक किया रिया चक्रवर्ती को लेकर। ये एक उदाहरण है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक, जिसको कहते हैं कि पूरा एक आइसबर्ग होता है और उसके ऊपर की टॉप टिप की बात हो रही है। ये तो कभी कभार छोटी मोटी बात निकल आती है कि ये बॉलीवुड के अंदर जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर किस तरह से माफिया काम कर रहा है। तो उसका एक नमूना हमें देखने को मिला, जो ये सारा वाकया, दुखद वाकया हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, वो एक विक्टिम है। ऐसे बहुत सारे विक्टिम होंगे। जो फिल्म इंडस्ट्री है हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ काम कर रही है, उसमें हम यही देखते रह जाएंगे कि कोई पीके फिल्म बनेगी और उसमें हमारे जो शिव जी हैं वो टॉयलेट के अंदर घूम रहे होंगे, छिप रहे होंगे। यहां अगर नाटक दिखाए जाएंगे कॉलेजों के अंदर तो उसमें रेप का सीन हो रहा होगा और पीछे जो है गायत्री मंत्र चल रहा होगा बैकग्राउंड में। किस तरह से सटल तरीके से हमारे बच्चों को किस तरह से एक खास तरह का एजेंडा परोसा जा रहा है फिल्मों के माध्यम से, खास तरह का एजेंडा परोसा जा रहा है नाटकों के माध्यम से और इसी तरह के लेखों के माध्यम से। आप सिलेबस उठाकर देख लीजिए यूनिवर्सिटीज के। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ, अंग्रेजी की शिक्षिका हूँ, और आज भी जो हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, जिसमें विलियम डेलिम्पल की बात कर रही थी, जिन्होंने इस किताब को रुकवाया, उनको तो हम अपने सिलेबस में पढ़ाते। और आपको याद होगा जो 300 रामायण, वो हमारे कोर्स में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स में पढ़ाई जा रही थी, जिसमें यह लिखा गया था कि रावण की कोख से सीता का जन्म हुआ और भी ना जाने क्या क्या। हमारे त्योहारों पर पीटा जैसी संस्थाएं आगे आ जाती हैं, उनको हमारी होली दिवाली पर पटाखों से और हमारे रंगों से समस्या हो जाती है, उसमें उनको पानी की वेस्टेज दिखती है, एक तरह का एजेंडा लेकर चलाने वाले लोग। लेकिन उनको अगर कुछ बकरीद पर बकरा कटता है तो उनको दिक्कत नहीं होती है। तो कैसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके नाम पर क्या कुछ हो रहा है, ये सोचने की बात है। वो ये फैशनेबल एनजीओ पीटा टाइप की, उसके माध्यम से एक्टिविस्ट के नाम पर वो क्या क्या हमारे देश में अगर कुछ एक विकास का काम हो रहा है, उसको ये हमारे जो वहां के लोकल लोगों में घुसकर उसको रुकवाने का प्रयास करेंगे, तब ये एनवायरनमेंट का इश्यू बनाएंगे। लेकिन इनको किसी इश्यू से मतलब नहीं है, किसी इश्यू से मतलब नहीं है। ये सेल्फ सेंटर्ड लोग, यहाँ के बुद्धिजीवी, वो सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगी कि उनकी भ्रष्ट हरकतों की वजह से ये देश बहुत कुछ भुगत रहा है, इन बुद्धिजीवियों की वजह से। उनको जो विदेशों के अंदर जो ये मिलती है ना ऑनरेरी डिग्री, और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने के मौके मिलते हैं, जो यहाँ बैठे बिठाए इनको अवार्ड मिलते हैं, उस सब के पीछे ये लॉबी काम कर रही होती है। उसमें वो बाहर के भी लोग जुड़ जाते हैं और यहाँ उनके जो आगे बने बैठे हैं चौकीदार, वो जुड़ जाते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं। जरा सा पैसा फेंको, देश गया भाड़ में, कुछ भी करेंगे ये उनके लिए। इनको मतलब है सिर्फ अपनी जो इनकी एनजीओ चल रही है, जो इनका और सब ये धंधा रोजी रोटी चल रही है। तो देश को जागने की जरूरत है, अपना एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूं कि हमने ब्लूम्सबरी के पास गए थे, एक अच्छा पब्लिशर है,
भारत में काम कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, और उनको हमारा काम पसंद आया था। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि हम अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के को तो मानते हैं, लेकिन हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिससे हम पीछे नहीं हट सकते। ब्लूम्सबरी, तुम भारत में रहकर और सामाजिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हो और सामाजिक जिम्मेदारी से ही मुंह मोड़ रहे हो, क्योंकि तुम सच्चाई को बाहर आने से रोक रहे हो। तो इस तरह के पब्लिकेशन हाउसेस को भी बताए जाने की जरूरत है कि तुम भारत के खिलाफ नहीं जाओ। मीडिया हाउसेस में एक अपना इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें बनाने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों में एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। अभी एक नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, शिक्षा नीति आई है, उसके माध्यम से ये सारा कुछ जो हम गड़बड़ियां देख रहे हैं, इसको ठीक करने की जरूरत है। और जब तक भारतीय आत्मनिर्भरता इस विषय में नहीं आएगी, तो इस तरह के जो लोग हैं, जो देश को तोड़ने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देश को तोड़ने में उनको लाभ मिलता है, टुकड़े टुकड़े रखने में। वो चाहे हमें धर्म के नाम पर तोड़ कर रखने में हो, हमें जातियों में तोड़ कर रखने में हो, हमारे क्षेत्रवाद के आधार पर तोड़ने की बात हो, तो ये लोग तो तोड़ने वाले हैं, जोड़ने वाले नहीं हैं। तो जोड़ने वाले लोगों को आगे आना होगा, और एक समर्थ भारत तभी बन पाएगा, आत्मनिर्भर भारत तभी बन पाएगा, जब राष्ट्रवादी आवाजें मुखर होकर इस सारे को जो है इनको एक चुनौती देंगी। और वो चुनौती ऐसी हो जो 5,000 वर्ष की हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, इसको एक अच्छी ठीक आवाज दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके, जो दुनिया को बता सके कि हमारी भारतीयता क्या है, भारत क्या है। तो उस तरह का एक ढांचा खड़ा करने की जरूरत है। मैं और 2-3 चीजें इसमें छोटी छोटी जोड़ के और अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी कि जो मीडिया के अंदर गलत रिपोर्टिंग होती है, हमने देखा कि कैसे राफेल को लेकर द हिंदू जैसे अखबार ने आधा उसकी रिपोर्ट काट के और आधी उसको छाप दी, आधी नहीं छापी। द वायर जैसे प्रोपेगेंडा जो है वो गलत पूरा छापता रहता है। तो ये सारे को हमें हाईलाइट करने की जरूरत है, हमें उनका फैक्ट चेक करके बताने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हैं। इसी तरह से जो विश्वविद्यालयों में हमें दिखाई देता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप कुछ भी ऐसे कहते रहे, नहीं कह सकते। फिल्मों के अंदर आप क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर गलत नहीं दिखा सकते, और जहां पर जरा सा भी गलत लगता है उस पर आवाज उठाए जाने की जरूरत है। और मैं बताना चाहती हूं कि हमारा ये देश जाग रहा है। हम अगर ब्लूम्सबरी के साथ अगर हमने नहीं छापा, तो हम गरुड़ प्रकाशन के साथ गए और गरुड़ प्रकाशन के साथ स्ट्रीमयार्ड पे जुड़िए, स्ट्रीमयार्ड पे पहली ही एक दिन के अंदर मैंने लिंक भेजा आपको, 15,000 कॉपियां बुक हो जाती। आज वो आंकड़ा 30,000 से ऊपर है। तो ये सारा कुछ हमें भी प्रण लेना होगा कि हम एक अपने सिस्टम को स्ट्रांग बनाएंगे, और नया भारत खुद तय करेगा कि उसको क्या उसके सिलेबस पे पढ़ाया जाना चाहिए। ये तय करेगा कि उसके पाठक क्या पढ़ना चाहते हैं। इस देश के इतिहास में सिर्फ वो मुगलों का काल नहीं था, बहुत कुछ और भी था, वो भी बताए जाने की जरूरत है। तो इन सारे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, ताकि देश का और देश की जो एक सही आवाज सही रूप में सबके सामने आ पाए। और जिसको कहते हैं ना कि सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। झूठ कई बार होता है कि बड़ा तेज निकलता है। जब तक सत्य जूते पहन रहा होता है, झूठ आधी दुनिया घूमकर आ जाता है। लेकिन यह भी सच है कि सच रुकता नहीं है,
सच के मार्ग में कांटे जरूर हो सकते हैं, उसमें जो है रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन सत्य की जीत तो अवश्य होती है। और ये हमारे देश को लेकर जो आत्मनिर्भरता बनेगी, तो ये संपूर्ण सत्य सबके सामने आएगा। इसी के साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर व्याख्यान डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा जी द्वारा, और कार्यक्रम में जो भी बंधु जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं आप सभी लोग समझदार हैं, काफी सारे लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं और बोल रहे थे कि जिस प्रकार का अपोजिशन शुरू हो गया, मतलब रिएक्शन शुरू हो गया प्रकाशन का कि आपको पब्लिश होने नहीं देंगे। तो आचार्य चाणक्य का कहना है कि जब आप कोई कार्य करते हैं और आपके सामने जब आपके दुश्मन खड़े हो जाए, मतलब या कोई भी व्यक्ति खड़े हो जाए, तो आप समझ ले कि आप बहुत सही गति में काम कर रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा जी का जो कार्य है वो 100% सत्य है, क्योंकि जो बताया आपने कि एक इकोसिस्टम बनने की जरूरत है, अपना इकोसिस्टम बने, भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा, क्योंकि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी अच्छे चीजों को गलत साबित कर दे, गलत चीजों को अच्छा साबित कर दे। और वही आज ने जब से भारत आजाद हुआ उस समय से यही सारी चीजें चल रही है, हर जगह अपना कब्जा किए हुए हैं, जो बाहर हो तो काम तो सारे भारत में हो रहे हैं, लेकिन सारे विदेशी आगुओं की दिशा निर्देश पे सारे काम हो रहे हैं। तो रियली में आपका जो किताब है वो बहुत ही सुंदर है, और एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि आपको और भी मिलने वाली है। हमें लगता है कि आने वाले समय में, मैं शायद हो सकता है वो छोटी बात बोल रहा हूँ या आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ अपने तरीके से, कि आने वाले समय में हो सकता है कि उस किताब के नाम से आपको जाना जाएगा और विश्व प्रसिद्धि के रूप में भी आप जाने जाएंगे उस किताब के नाम पे, क्योंकि रियली में आपने जो किताब लिखा है ना वो बहुत बड़ी चीजें हैं। ऐसे डरते बहुत है लोग आज के डेट में करने के लिए, मतलब मन में रहता है, सामने नहीं ला पाता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं एक एक करके ले आता हूँ, और रियली में विषय बहुत अच्छा है, मैं लेके आता हूँ। जी, हमारे साथ निहाल जी जुड़े हुए हैं। निहाल जी, आपका स्वागत अभिनंदन है, आप मिजोरम से हैं और नॉर्थ ईस्ट का आप सारा कार्य देख रहे हैं, स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया आपने, और अच्छे इंस्टीट्यूशन से किया है, और अभी बिल्कुल सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि रहती है और आप कर भी रहे हैं। तो सभी लोग अपना माइक, ठीक है, रुचि रहती है। तो निहाल जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत अभिनंदन है पूरी टीम की ओर से। निहाल जी, आप प्रश्न है आप डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा जी से पूछ सकते हैं। जी बोले। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पहले तो आपने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे इस प्लेटफॉर्म में, इस मंच पे। मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज आपने समय निकाल के हमारे सामने आके आपने बहुत अच्छे हमें व्यूज दिए। मेरा एक सवाल यहाँ पे मैम ये रहेगा कि इज इट नेसेसरी टू जज द कैरेक्टर्स ऑफ द पास्ट विद द मॉडर्न यार्डस्टिक ऑफ सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी for the sake, because somewhere I feel ma'am this will impact and create a deep psychological stress among the youths। वो इस तरीके से, क्योंकि अभी तक हमने एक अलग नरेशंस पढ़ा है, नया अलग चीज देखी है, अब ऑल ऑफ अ सडन एक नया नरेशंस क्रिएट हो रहा है। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये रहेगा किस तरीके से ये हम इस चीज को अडॉप्ट करें, क्योंकि समवेयर कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एक स्ट्रेसफुल कंडीशंस भी क्रिएट कर रही है यूथ्स पे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है कि अभी तक कुछ था और अब अचानक से ऐसा क्यों है। तो इसमें एक अगर व्यूज ये देखा जाए तो इसमें ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इस चीज पे मैम आपका क्या कहना रहेगा? हमारे देश के अंदर जो हमने खास तौर से देखा है कि जो सरकारें रही हैं स्वतंत्रता के बाद से, खास तौर से जब इंदिरा गांधी आई उनके बाद से, जो पॉलिटिकल स्पेस था वो तो कांग्रेस के पास रहा, लेकिन इंटेलेक्चुअल स्पेस उन्होंने पूरा लेफ्ट को दे दिया। वो चाहे रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हो या फिर यूनिवर्सिटीज हो, मीडिया हाउसेस हो, ये सारे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो एक यहाँ पर इतिहास को लेकर एक पूरा गलत एक नैरेटिव गढ़ा गया। आप ये देखिए कि जो राम मंदिर का इशू है, इसमें जो इसके अंदर जुड़े हुए थे आर्कियोलॉजिस्ट,
के मोहम्मद उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो इसके अंदर वामपंथी इतिहासकार थे उन्होंने देश के सामने झूठ बोला। एक इतने साल तक पूरे देश को और करोड़ों लोगों की भावनाएं इससे आहत होती रही, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था ASI के द्वारा, उसके अंदर ये साबित हो गया था कि वो जगह जो है एक मंदिर है, ना कि वो एक मस्जिद है शुरू से, और वो मस्जिद ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था। अब ये इतिहासकारों ने झूठ बोला। आप इस बात को समझिए कि झूठ किस तरह से गढ़े गए यहाँ पर, और उसकी वजह से इतने सालों तक ये केस लटकते रहे। मैंने एक उदाहरण दिया, एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ। ये इसमें एक प्रोजेक्ट है फ्रीडम के नाम से, कोई प्रोजेक्ट ICHR का है या ICCR का है। वो प्रोजेक्ट इन्होंने, ये जो वामपंथी इतिहासकारों ने उस प्रोजेक्ट को 40 या 50 साल हो गए तब लिया था, और उसके नाम पे करोड़ों रुपया खा लिया, और वो प्रोजेक्ट इन्होंने पूरा करके नहीं दिया। आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, फ्रीडम नाम का जो ये इनका प्रोजेक्ट था वो पूरा नहीं करके दिया। तो ये जब हम सच्चाई बोलेंगे ना, जब हम तथ्यों के साथ बात रखेंगे, तो हमारी युवा पीढ़ी को समझ में आएगी। हमें सिर्फ नारेबाजी नहीं करनी है, तथ्यों के साथ बात कहनी है कि देखिए ये लोग क्या करते आए हैं, देखिए इनकी NGO की सच्चाई क्या है, देखिए इनको बार बार शीशा दिखाएंगे तब पता चलेगा। इनको हम सिलेबस उठा के बताएंगे, देखिए कि आपका 75% जो सिलेबस है वो लेफ्ट ओरिएंटेड है, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आपका कैसे आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आपके दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है, तो हमारे युवा को समझ में आएगा। और मैं मानती हूं कि इसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, शिक्षा नीति बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। हाँ, अचानक से मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, नहीं, इस देश के लोग ही खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे कि हाँ ये सही है और ये गलत है और हमें सही पढ़ना है। आप ये देखिए कि अगर हमारी किताब को ये नहीं छापते हैं तो हमारा युवा जो है साथ खड़ा हो जाता है, और 30,000 कॉपियां जो है गरुड़ प्रकाशन से बुक हो जाती है। वो युवा कहता है कि हमें पढ़ना है, तो अपने आप में जागरूकता आती है। जैसे जैसे ये दोगले लोग एक्सपोज होंगे, इनको हम नंगा करेंगे, तो सच का जो है उसके ऊपर से परतें हटती जाएंगी। जो धूल की परतें इन्होंने सालों से जमा रखी हैं वो अपने आप से हट जाएंगी। तो उसके लिए हमें गहरी रिसर्च की जरूरत है। हम सबको, जो हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने की जरूरत है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पढ़ के हम बताएं हमने इस किताब में क्या किया, ये क्यों बौखलाए हुए हैं। हमने इनका जो डॉक्यूमेंट है, जो स्ट्रेटजी एंड डॉक्यूमेंट, स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट अर्बन नक्सल का, उसकी थ्योरी क्या है, उसकी थ्योरी को पढ़ा, और उस थ्योरी की एक एक लाइन उठा के हमने कहा ये देखो ये दिल्ली दंगों में कैसे लागू हो रही। तब इनमें फड़फड़ाहट बची, तभी इन्होंने रोकने की कोशिश की। तो जब सच को सबूत के साथ कहा जाएगा तो हमारी बात सुनी जाएगी और हमारे युवा को सच सुनने की आदत पड़ जाएगी। बहुत सुंदर निहाल जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। और मैं हमारे साथ में कई सारे लोग जुड़े थे, लेकिन मैं एक लोगों का परिचय कराऊंगा। डॉक्टर विक्रम देव आचार्य जी, जो विशेषज्ञ योगाचार्य हैं, पूर्व अधिष्ठाता प्रबंध निकाय विभागाध्यक्ष व्यवसायिक अर्थशास्त्र पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश में अपने लोक कल्याण पीठ न्यास का स्थापना किया है, और वहाँ लोक कल्याण की गतिविधियां भी होती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ में सुनील जी असम से जुड़े हुए। सुनील जी, आपका स्वागत, अभिनंदन इस आज के कार्यक्रम में। आप डॉक्टर परिणा मल्होत्रा जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी बहन जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज बहुत ही अच्छा विषय आपने रखा है और आपका मार्गदर्शक हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा है हमको और स्वदेशी निर्भर आत्मनिर्भर भारत के सभी को। मेरा सवाल है कि ये जो आपने जो भी व्याख्यान दिया उसमें मुझे एक चीज समझ में आया है कि ये भी एक तरह का जिहाद हो रहा है, और इस जिहाद में छुटकारा कैसे मिलेगा हमें आप अगर बताएं तो अच्छा होगा। जिहाद तो खैर एक शब्द हो जाता है जो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल करते आ रहे हैं लोग। इस्लाम में इसका उपयोग होता है, और यहाँ पर जो है ना पूरी स्थिति बड़ी ही पेचीदा है, सिर्फ जिहाद तक सीमित नहीं है।
मैंने कहा ना कि कुछ चीजें तो समझ में आ जाती हैं, दिख जाती हैं, लेकिन वो सच को झूठ बनाकर परोसने वाले लोग, वो उससे भी बड़े दोषी होते हैं। दिल्ली दंगों में जिन्होंने दंगे किए वो तो सामने दिखने वाले लोग हैं, इसके पीछे की साजिश करने वाले लोग कौन हैं, और उसको इंटेलेक्चुअल कवर देने वाले और उसको फिर सही ठहराने वाले, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये इस देश में बहुत सालों से होता आ रहा है। जैसे आपने खिलाफत आंदोलन की बात सुनी होगी, मोपला के जो दंगे हुए उसकी बात सुनी होगी, और उसके बाद महात्मा गांधी ने लिखा था कि ये दंगे हमारी गलती की वजह से हुए। तो इस तरह से जब एक बुद्धिजीवी संरक्षण मिल जाता है, एक दंगे मतलब उसको एक इस तरह का रूप देना, आप उसको ठीक ठहरा रहे हैं एक तरह से। और महात्मा गांधी जब कोई बात कहेंगे तो निस्संदेह इस देश के करोड़ों लोग सुनते थे उनको। तो जो आज भी इस तरह का जो काम कर रहे हैं, जो बार भारत की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, जो अब भी जो दिल्ली के दंगे हुए, डोनाल्ड ट्रंप भारत में थे, अंतरराष्ट्रीय मीडिया था, और इनका मकसद यही था कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने मोदी की छवि खराब की जाए, इस देश के प्रधानमंत्री की, यहाँ की सरकार की, भारत की छवि खराब की जाए। तो ये लोगों का दोष बड़ा है। और इस देश के अंदर जो लेफ्ट है, इसने हमेशा से इस्लामिक लोगों को, मुस्लिम लोगों को अपनी एक स्ट्राइकिंग आर्म की तरह से इस्तेमाल किया, इनको आगे रखा है और खुद अपना पीछे दिमाग चलाया है। तो ये बड़े दोषी ये लोग हैं। और जब ये मिलजुल कर गठजोड़ में काम करते हैं तो वो देश के लिए और जहर बन जाता है। इसका मैं एक उदाहरण दूंगी कि जो हमने दिल्ली दंगों में देखा कि उसमें शाहीन बाग में महिलाएं आगे बैठी हैं, दादी नानी आगे बैठी हैं, ये मुस्लिम दंगों जो पहले इतिहास रहा है उसमें नहीं होता रहा है। वो अपनी महिलाओं को पीछे रखते थे। आप इस बात को समझिए कि एक दूसरे की, ये लेफ्ट की एक वो तरीका रहा है महिलाओं को आगे करने का, बच्चों को आगे करने का, उसको इस्लाम अपना रहा है। और इस्लाम की जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्राइक करने की, उसको लेफ्ट अपना रहा है, अर्बन नक्सल अपना रहे हैं। तो एक दूसरे की जब ये स्ट्रेंथ इस तरह से लेंगे, जिहादी और अर्बन नक्सल, तो वो देश के लिए इससे बड़ी खतरनाक बात नहीं हो सकती। और इन दोनों के गठजोड़ को समझने की जरूरत है, और इस गठजोड़ से देश को होने वाले नुकसान को समझने की जरूरत है। तभी हम एक अच्छी रणनीति के तहत अपने देश को बचा पाएंगे। वरना कल दिल्ली हुआ था, फिर बंगलोर हुआ, कभी स्वीडन होगा, कभी कहीं होगा, ये होता रहेगा। कभी इनको कपिल मिश्रा मिल जाएगा, कभी नवीन कुमार मिल जाएगा, कभी कोई मिल जाएगा जिसको ये दोषी ठहरा देंगे, और हम समझ भी नहीं पाएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। तो ये पूरा, इनको मैं बार बार कह रही हूं कि इस पूरे गठजोड़ को नंगा करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका कि आपने प्रश्न पूछा। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार का प्रावधान किया गया है, इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम किसी भी प्रकार की बातें कहीं भी बोल रहे हैं, वो भारत के खिलाफ हो सकता है, परिवार के खिलाफ हो सकता है, तो ये अधिकार नहीं है। बोलते हैं ना कि युवा, अभी डॉक्टर परिणा मल्होत्रा जी ने कहा कि हमारा किताब छपने नहीं दिया, लेकिन 30,000 कॉपी छपी और सब लोग युवाओं ने पढ़ा। तो बोलते हैं ना, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जो भी पूरे वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड में भारत सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अब जो चाहे वो कर सकते हैं, ये भारत के पास है, भारत के पास इतनी क्षमता है। ठीक है, और आप सभी लोग इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, और हमें लगता है कि जो कार्यक्रम का उद्देश्य है और कार्यक्रम का जो विषय है, कहीं ना कहीं वो आउटपुट निकल करके आ रहा है हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। हमारे साथ विकास राय जी जुड़े हुए हैं, आप यूपीएससी के छात्र हैं और आप पीएचडी भी कर रहे हैं विकास राय जी, तो भी आपका इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन है जी। विकास राय जी, अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। जी विकास जी, विकास जी।
अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। धन्यवाद जी। आज का व्याख्यान बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। लगभग सभी बिंदुओं पर चर्चा कर चुकी हैं। फिर भी मेरा एक प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग किस तरह से सहयोग करता है इन विचारधाराओं को ऊपर ले जाने में, और उसका कितना असर पड़ता है इन चीज़ों पे, और हमारे समाज में जो अलग अलग पंथ में, समुदाय में हम लोग का विभाजन हो चुका है, तो वो उन लोग का एक निश्चित समुदाय को बढ़ाने में वो भी कितना सहयोग करता है। विकास जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, लेकिन मैं जो समझ पाई हूँ वो ये है कि हमारे देश के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं, परंपरागत तौर पर फॉल्ट लाइंस रही हैं या बना दी गई हैं, उनका फायदा उठाकर किस तरह से हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब की जाती है, तो उसके बारे में मुझे लग रहा है कि आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। क्या मैं सही हूँ? जी जी बिल्कुल। और ये अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग जो होती है वो कितना सहयोग करती है? बिल्कुल। ये जो फंडिंग का खेल है ना, ये सचमुच में एक जो, जैसे जब से ये सरकार आई है, इन्होंने बहुत बड़ी चोट एनजीओस पर की है, इनकी जेब पर चोट की है। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। इस देश में एक एक कन्वर्जन के लाखों रुपया आता है। आप इस बात को समझिए, और इसके पूरे सबूत हैं किस तरह से ये संगठन काम कर रहे हैं। तो जो एक ट्रांसपेरेंसी लाकर इस सरकार ने इसको रोकने की कोशिश की है, तो तब से ये बौखलाए हुए हैं। ये पूरी जो लॉबी है ना, एनजीओ लॉबी, इन्होंने एनजीओ के नाम पे, वो कभी कुछ ह्यूमन राइट्स का एनजीओ, विमेन के नाम पर एनजीओ, लेबर का एनजीओ, इसका एनजीओ, उसका एनजीओ, वो बनाकर और अपना क्या, बाहर बैठे हुए देश के दुश्मनों का जो हित साधते रहे हैं, वो पैसा फेंकते रहे हैं और ये हित साधते रहे हैं, तो उस पर चोट तो लगी है। अभी ही कल परसों ही जो खबर आई थी कि कुछ एनजीओ को, और ये कन्वर्जन की एनजीओ थी, उनको रोका गया है और उनको उन पर कार्रवाई की जा रही है सरकार के द्वारा। तो ये ऐसा क्यों होता है कि एक ही तरह के विमर्श के लिए फोर्ड फाउंडेशन और दूसरी फाउंडेशन कौन कौन बाहर से पे करती हैं कि आप इस पर रिसर्च करिए। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा विमर्श बना कि इस विषय पर आप रिसर्च करिए, तो आपको फंडिंग मिल जाती है। इसी तरह से यहाँ की जो एजेंसियां हैं, वो हमारी रिसर्च की फंडिंग एजेंसियां, उनपे इनके लोग भरे बैठे थे, और वो उन्हीं विषयों पर रिसर्च के लिए पैसा देंगे जो विषय उनके अनुकूल रहते हैं। तो ये सारा एक इकोसिस्टम बना हुआ है जो बहुत सालों से चलता आ रहा है। अच्छे मीडिया में तभी नौकरी मिलेगी जब वो उस तरह का एक वो रखेंगे अपना नैरेटिव। इसी तरह से मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि एक जेएनयू के अंदर मुझे किसी ने बताया कि एक बार वो अपना रिसर्च के लिए अपने प्रोफेसर के पास गए, तो प्रोफेसर ने पूछा, ऐसे ही वो फर्स्ट ईयर में था बच्चा एमए के, उससे पूछा कि आपने किसको वोट दिया। उसने नाम लिया, वो बच्चा सीधा साधा उसने बोला कि मैंने तो एबीवीपी के फला कैंडिडेट को दिया। तो वो प्रोफेसर चिंताग्रस्त हो गए, अपने कमरे के अंदर गए, वहां से ढेर सारी मार्क्स और वो सारी किताबें उठाकर लाए और उसको पकड़ा दी कि आप इसको पढ़िए, आपको पढ़ने की जरूरत। तो वही मैं कह रही हूँ कि बुद्धिजीवी कौन होगा ये वो तय करते हैं, उसी को फिर ये उसका रिसर्च पेपर छपेगा अपने प्रोफेसर के साथ, उसी को वो प्रोफेसर जाएगा तो नौकरी दिलवाएगा, उसी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में लेकर जाएगा। तो ये सारा इस तरह का खेल रचा गया है। इसी पूरे को जो एक कुचक्र बना हुआ है, उस कुचक्र को तोड़ने की जरूरत है, और कुछ हद तक चीजें धीरे धीरे संभलेंगी। लेकिन हम सबको जो मनीष जी कह रहे थे कि हमारे लिए हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत बड़ी हमारी ताकत है, हमारे देश का युवा बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास है, और उस ताकत को हम सिर्फ कहने भर से नहीं, उसको हमें एक ताकत के रूप में इस्तेमाल भी करना चाहिए इस देश के हित के लिए।
जी बहुत तो ये बहुत बाहर वाली धन्यवाद। एजेंसियां भी समझ जाएंगी, वो सशक्त जरूर है, उनके पास पैसा जरूर है, लेकिन जब ये देश की ताकत खड़ी हो जाएगी तो उस देश की ताकत के सामने वो एनजीओ भी कमजोर पड़ जाएंगे, बाहर की फंडिंग एजेंसियां भी कमजोर पड़ जाएंगी। जी जी आलोक जी, बहुत मुझे बहुत लगता है जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि जो बाहर से फंडिंग होता है उसी की वजह से धर्म परिवर्तन और कई प्रकार की समस्याएं हो रही है, और पहले भी कई सारे एनजीओ बंद हुआ, और अभी भी बता रहे थे डॉक्टर प्रेरणा जी कि अभी भी कुछ दिन पहले बंद हुआ, सही बात है। तो हमारे साथ में आलोक जी जुड़े हुए हैं बिहार से, तो आपका स्वागत अभिनंदन है आलोक जी। आलोक जी अपना प्रश्न आप पूछें। आलोक जी अनम्यूट करें, आपको करना पड़ेगा, इधर से नहीं हो रहा, अनम्यूट करें एक बार। लगता है आलोक जी हम लोगों के साथ में नहीं है, नेटवर्क की बड़ी समस्या है, उसके बाद भी ये कार्यक्रम हो रहा है और आप सभी जुड़े हुए हैं हमारे हम लोगों के साथ में, ये सबसे बड़ी बात है। आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे तो ये कार्यक्रम चलते रहेगा। अ, लगता है आलोक जी को आवाज नहीं जा पा रही है। मैं आज के धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर प्रभात जी को आमंत्रित करूंगा, और मैं धन्यवाद का पहले तो प्रभात जी को मैं एक बार निवेदन किया, और हमारे एक निवेदन से आपने समय दिया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और ये बड़ा सदा स्नेह आपका बना रहे प्रभात जी। तो आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपके पूरी टीम की ओर से स्वागत अभिनंदन और धन्यवाद। तो आप धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। देखिए, धन्यवाद ज्ञापन की इस कड़ी में सबसे पहले तो धन्यवाद और आभार मैं आपका मनीष जी करना चाहता हूं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म तैयार करना ये सबसे बड़ी बात है आज के दौर में, और एक प्लेटफॉर्म से ही एक डिस्कोर्स शुरू होता है। तो इसके लिए आपका आभार मैं व्यक्त करता हूं कि एक अच्छा डिस्कोर्स शुरू हुआ, एक अच्छा नैरेटिव तैयार हो रहा है जिसकी आवश्यकता है इस समय। तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म के लिए, और आदरणीय प्रेरणा मल्होत्रा मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि विषय को पूरी समग्रता से आपने रखा और स्पष्ट तरीके से उसको बताया, और एक भी कड़ी छूटी नहीं उसमें। और जैसा विषय था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भारतीय आत्मनिर्भरता, हम देख रहे हैं कि आज के दौर में एक बौद्धिक विमर्श की आवश्यकता है। एक जो नैरेटिव तैयार है पहले से, सेट ऑफ माइंड जो पहले से तैयार है, एक यूरोपियन, एक वेस्टर्न, एक अंग्रेजियत जो मानसिकता हमारे ऊपर हावी है स्वतंत्रता के बाद भी, और एक आज जिस युग में हम जी रहे हैं, ये सांस्कृतिक नवजागरण का युग है, ये नए भारत है। इसमें हमें अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी बात को स्पष्ट तरीके से, तथ्य पूरे विवेकपूर्ण तरीके से। अभी मैम ने बताया कि उन्होंने जो दिल्ली राइट 2020 जो बुक उन्होंने लॉन्च की, इसमें स्थापित बौद्धिक लोगों ने, जो मेरा मोनिका अरोड़ा जी हैं सुप्रीम कोर्ट से हैं, सोनाली मैम है जो मिरांडा हाउस कॉलेज से हैं, दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में से हैं, मैम है प्रेरणा मल्होत्रा मैम है, एक बहुत स्थापित बौद्धिक लोगों की टीम ने इसको पूरे रिसर्च से, सर्वे से, पूरे तथ्यात्मक तरीके से लिखा। मगर क्या हुआ कि ब्लूम्सबरी यूके से जो डील हो रही है, वो बताएंगे कि भारत में कौन सी किताब छपेगी और कौन सी किताब नहीं छपेगी, ये वो तय करेंगे, और यही आज तक होता रहा है। और ये नए भारत का स्वरूप है कि अब कोई अमेरिका से, ब्रिटेन से, यूके से, फ्रांस से, रसिया से कोई तय नहीं करेगा कि भारत में क्या छपेगा और क्या नहीं होगा, ये भारत के लोग तय करेंगे। ये गलत मानसिकता जो पहले से एक प्रचारित की जा रही थी, एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा था कि भगत सिंह और राजगुरु आजाद जी आतंकवादी हैं, जो इतिहास के छात्रों को पढ़ाया जाता है। सीता जी की उत्पत्ति, दुर्गा जी का क्या स्वरूप था, और जो बांटने का कोशिश था, जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की बात की जा रही थी। आज भारत एक है, आज भारत का जो स्वरूप है वो अपने आप के लिए खड़ा है। आज भारत के युवा इस, अभी किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि एक स्ट्रेस है युवाओं में कि किसको माने और किसे ना माने। ये स्ट्रेस होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है मुगल, अंग्रेजों के और स्वतंत्रता के बाद भी गढ़ी गई बहुत सारी चीजों को। तो जब एक स्थापित मानक को आपको ब्रेक करना है, तो
थोड़ा सा पेन तो लेना पड़ेगा, स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा। और आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप किसी भी चीज को अंधभक्त तरीके से आंख बंद करके मानिए, तथ्यों के साथ पूरे अपने बुद्धि विवेक के साथ सारी चीजों को कैलकुलेट करिए। क्योंकि भारत का जो सपना है और भारत को जो विश्व गुरु बनाने का सपना है, वो भारत पहले से ही पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करते आया हुआ है। ये आज हमारा सपना नहीं है। तो इस अखंड भारत का जो स्वरूप है, मैम ने इतनी अच्छे से समग्रता से रखा अपने विषय को और अपने हर बात को तथ्यात्मक तरीके से। मैं मैम का बहुत ही आभार और साधुवाद करना चाहता हूं कि कम समय में आपने विषय को पूरी महत्ता को बता दिया कि हमें अपनी जो अंग्रेजियत मानसिकता जो पहले से चली आ रही, ये नए भारत का जो युग है, ये जो सांस्कृतिक नवजागरण का युग है, ये जो राष्ट्रीय चेतना का युग है, हमें अपने बारे में सोचना है कि कोई दूसरा तय नहीं करेगा, कोई दूसरा ये नहीं बताएगा कि आपकी भारतीय संस्कृति कैसी है, आपको तोड़ने की बात नहीं कोई करेगा। ये जो नैरेटिव दिल्ली में बैठ करके जो लोग टुकड़े टुकड़े गएंगे या फिर बहुत सारे ऐसे डिस्कोर्स शुरू किए जाते थे जो भारत को हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र के नाम पे तोड़ने की बात की जाती। ये जो विदेशी फंडिंग का भी प्रश्न पूछा, बहुत अच्छी बात किया कि भाई आप विदेशों से पैसा लाते हो और भारत में एक नैरेटिव सेट कर देते हो, जो वो चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वो यहाँ तय हो रहा है। तो ये नए भारत का दौर है और ये भारत के युवा तय करेंगे कि भारतीय संस्कृति का वास्तविक स्वरूप क्या है। ये सांस्कृतिक नवजागरण का जो युग है, इसमें हर व्यक्ति की अपनी आजादी है। आजादी के नाम पर सिर्फ एक ढोंग जो कपोल कल्पित जो वो लोग आजादी की मांग करते थे बांटने की, वो आजादी एक्चुअल आजादी नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो आजादी का स्वरूप तय किया था, जो अंग्रेजों की इतनी लंबी यातनाओं को झेल करके जो आजादी का स्वरूप तय किया था, वो ये आजादी नहीं है कि आप फिर से वही ला करके स्थापित कर दें। आजादी का मतलब है सत्य, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। आप आजादी के नाम पर हम देखे अभी दिल्ली जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, क्षेत्रवाद के नाम पे, बांटने के नाम पे, तोड़ने के नाम पे। आज हम भारत को जोड़ने के लिए एक हुए हैं, ना धर्म में, ना जाति, ना वर्ग में। हम जिस भारत की बात करते हैं वो अखंड भारत है, वो एक भारत है, वो नया भारत है, सांस्कृतिक नवजागरण का भारत है। तो मैम को मैं बहुत ही धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने विषय को बहुत ही अच्छे से स्पष्ट तरीके से डिलीवर किया और हमारे अंदर एक नया भाव जागृत हुआ कि हम कैसे सोचे इस दिशा में। क्योंकि एक मानसिकता जब लंबे समय से चली आती है तो मैम ने बताया कि जब तक सच जूते पहनता है तब तक झूठ जो है 100 चक्कर ले लेता है। तो हमें क्या है कि सत्य की विजय तो होनी है और भारत का जो स्वरूप है, भारत का जो चरित्र है, जो इसका सांस्कृतिक गौरव है, जो राष्ट्रीय गौरव है, हमें पुनः स्थापित करना है। और ये दायित्व तो हम युवाओं पे है, हम नई पीढ़ी पे है। हमें अपने बुद्धि विवेक का यूज करना है। कोई ये नहीं बताएगा, कोई विदेशी फंडिंग नहीं बताएगी, विदेशी संस्था नहीं बताएगी जो क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ जो मीडिया में अभी हम देख रहे प्रोपोगेंडा चल रहा है, अभी मुंबई में क्या हो रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे भाई ठीक है, आपकी आजादी थी तो क्या कंगना रनौत ने गलत बोला? उन्होंने तो एकदम सही बोला कि जो एक माफिया गैंग काम कर रहा है, फिल्मी माफिया गैंग काम कर रहा है। या फिर अभी आज की घटना है, एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को पीटा गया क्योंकि उसने कोई फॉरवर्ड कर दिया था कोई, तो क्या उसकी आजादी नहीं है? सिर्फ आपकी आजादी है। तो ये जो प्रोपोगेंडा तैयार किया गया कि यार डिस्कोर्स यार, आप किताब नहीं छपने देना चाहते, आप कहते हैं कि डिस्कोर्स एक विमर्श से ही सारी चीजों का हल है। तो आप विमर्श में आइए, विमर्श करिए, आप भी विमर्श करिए, हम भी विमर्श करते हैं। अगर जो सामने वाले को अच्छा लगेगा, जो हमारे समाज जो स्वीकृति देगी, उसे प्रामाणिकता प्रदान होगी। तो इस डिस्कोर्स के दौर में एक नया नैरेटिव, नए युग का भारत बनने की दिशा में मैम का बहुत ही आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने विषय की समग्रता को, विषय की गंभीरता को बहुत ही अच्छे से सहज रूप में रखा और हमें एक नई दिशा और ऊर्जा मिली। हम इसमें
आगे सब युवाओं के साथ मैं धन्यवाद आपका ज्ञापित करना चाहता हूं और मनीष जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि एक अच्छा कार्य, एक सही दिशा में पॉजिटिव, जो अभी तक तोड़ने की बात करते हैं आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव वे में आप एक नया प्लेटफॉर्म लेके आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। अब कार्यक्रम समाप्त तो ऐसे हो गया है, लेकिन आलोक जी हमारे साथ हैं, दोबारा जुड़े हैं, तो आलोक जी अपना प्रश्न पूछ ले जाते जाते, बस आपका लास्ट प्रश्न है, पूछ ले एक बार। जी भाई साहब, मनीष जी धन्यवाद, और धन्यवाद मैडम का, प्रेरणा मल्होत्रा मैडम जी का, और भाई साहब प्रभात जी भाई साहब का, आपने मुझे जोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और प्रेरणा मैम का बहुत ही अच्छा व्याख्यान रहा, हर एक पहलुओं को उन्होंने टच किया। मेरा प्रश्न तो वही है, मिलता जुलता है कि को जैसे हम लोग युवा हैं, तो मनीष जी आपको भी पता है, प्रभात जी को पता है कि हम लोग इनकी कमर तोड़ हैं सोशल मीडिया पे, हम लोग तो हैं ही, इनकी बैंड बजा रहे हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन वही है, प्रश्न यही है कि वैसे सारा जवाब आपने दे दिया है, बस ऐसे ही फॉर्मली प्रश्न है जिसका आप दो शब्दों में, दो लाइन में आप जवाब दे सकते हैं आसानी से। जैसे कि ये कम्युनिस्ट लोग और मुस्लिम, कम्युनिस्ट और मुस्लिमों का गठजोड़ यहाँ चल रहा है, ठीक है, तो वो छोटी सी बात पे अपना वो करते हैं, जैसे दिल्ली दंगा किए, बेंगलुरु किए, और अभी जाके वहाँ स्वीडन किए, जबकि चीन ने कई उइगर मुसलमान पे कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, दाढ़ी नहीं रखना है, नमाज नहीं पढ़ना है, कुरान नहीं पढ़ना है। तो आज तक भारत के एक मुस्लिम संगठन, इतने बड़े बड़े संगठन है, एक मोमबत्ती लेके दिल्ली की सड़कों पे नहीं निकले कि भाई चाइना के मुसलमान के साथ गलत हो रहा है। वहीं अगर म्यांमार के रोहिंग्या के साथ बुरा होता है तो दिल्ली, मुंबई का आजाद मैदान फूंक देते हैं। ईरान का कमांडर मारा जाता है, अमेरिका मारता है सुलेमानी को, तो उसके लिए वो दिल्ली में कैंडल मार्च निकाले थे। गनीमत है कि मोदी जी की सरकार है तो उन्होंने कैंडल मार्च निकाला, वरना अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वही आजाद मैदान जैसा दिल्ली को फिर से फूंकते ही। तो यही है कि भाई इनका जो है एक्सपोज करना जरूरी है, और ये मतलब चीन जो इतना अत्याचार कर रहा है मुस्लिमों पे, उन पे भारत के बड़े बड़े हैं भाई संस्था लोग हैं, बरेलवी है, अहमदिया है, सुन्नी है, सिख है, अपना सबका अलग अलग बोर्ड है, फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। इसका क्या कारण है? यही मेरा प्रश्न है आपसे। कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस नैरेटिव के लिए उन्हें काम करना है उसी में बोलेंगे, दूसरे में चुप रहेंगे। मैंने कहा ना कि ना इनको पर्यावरण से मतलब है, ना इनको महिलाओं के मुद्दों से मतलब है, ना इनको किसी माइनॉरिटी के मुद्दे से मतलब है। इनका दोगलापन साफ दिखाई देता है। जहां इनका खुद का मतलब साधा जाता है वहां ये बोलते हैं, वरना ये चुप हो जाते हैं। वहां इनकी कलम खामोश हो जाती है। तो सिलेक्टिव तरीके से बोलना और सिलेक्टिव तरीके से चुप हो जाना, वो तो इनकी पुरानी आदत है, क्योंकि जो कुछ इनके एजेंडा में फिट होगा उस पे बोलेंगे, जिस पे नहीं फिट होगा तो नहीं बोलेंगे। वो रोहित वेमुला जो कि एक सुसाइड का केस था, उसको एक दलित की हत्या बनाना है तो उसके लिए महीनों तक प्रचार चलेगा, वो महीनों तक मीडिया में रहेगा। लेकिन कोई और दूसरा मुद्दा होगा तो उस पर बात नहीं करेंगे। हलाला को लेकर ये महिलाओं की कोई बात नहीं करेंगे, ट्रिपल तलाक को लेकर ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके नैरेटिव में फिट नहीं होता है। यहाँ ये माइनॉरिटीज की बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है वहां पर चुप हो जाएंगे। या जम्मू एंड कश्मीर में माइनॉरिटी कौन है उस पे अगर कुछ होता है तो उसमें चुप हो जाएंगे। ये बात नहीं करेंगे कश्मीर के पंडितों की, हिंदुओं की, और इसी तरह से और बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे उदाहरण है। तो इनका यही दोगलापन तो दुनिया के सामने लाना है, यही दिखाना है कि आप तो फेमिनिस्ट बनते हैं ना, आप तो बहुत बड़े नारीवादी बनते हैं, फिर क्या आप तो स्वतंत्रता की, ये जो अभिव्यक्ति की आजादी के लंबरदार बनते हैं। ये क्या, ये किताब का कैसे गला घोट रहे हैं, इसकी क्यों भ्रूण हत्या कर रहे हैं, यही तो इनको बताना है। तो किसी को अपने लेख के माध्यम से बताना है, किसी को अपनी कलम के माध्यम से, किसी को अपने ब्रश के माध्यम से, जो बोल सकता है उसको अपने गीत से, अपनी कविता से बताना है। हर तरीके से इसमें खड़े होकर इनको एक्सपोज करना है, इनको अपना शीशा दिखाना है। तो ये काम करते रहेंगे तो सफल होंगे। इन्होंने बहुत साल लगाए हैं ये एक
दोगले होते हुए भी एक नैरेटिव बनाने में बहुत साल लगाए हैं, तो हमें भी एक टाइम बिताकर, और ये मैंने जो कहा कि एक रिसर्च का कोई उसका ऑल्टरनेटिव है नहीं, ओरिजिनल रिसर्च का, ओरिजिनल किताबें पढ़ना, वो एक आदत डालनी पड़ेगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पढ़ना। ये सीए पर कुछ बोल रहे हैं तो हमें उस 2 पेज के कागज को अच्छे से पढ़ के बताना है, अरे तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो गलत बोल रहे हो। इसी तरह से कागज पढ़कर बोलेंगे हम लोग तो उसका कुछ ना कुछ जो है एक प्रभाव दिखेगा, और प्रभाव दिख भी रहा है, तभी इनकी बौखलाहट नजर आ रही है। और आज हमें जो है इनसे आजादी चाहिए, आजादी, ये आजादी की बात करते हैं, जबकि आजादी हमें चाहिए पब्लिकेशन माफिया से, आजादी हमें चाहिए बौद्धिक आतंकवाद से, आजादी हमें चाहिए ये जो कुछ लोग तय करते हैं लिटरेचर फेस्टिवल में लोगों को बुलाने को, उससे आजादी चाहिए, इनके दोगलेपन से आजादी चाहिए। देखिए ये सारा समाज के सामने लाइए तो काम हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम के लिए, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा, और कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जुड़े। आप सभी का धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा। आप सभी का स्नेह बना रहे, और पूरी टीम की ओर से डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा जी का स्वागत, आभार, धन्यवाद।